गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो है हम देखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। इसके लास्ट वाले वीडियो में जो है हमने क्या देखा था। इसके लास्ट वाले वीडियो में जो है हमने गुट निरपेक्षता के आंदोलन के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम क्या करेंगे, भारत और गुट निरपेक्षता के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बुक रीडिंग के साथ साथ ही जो है हम आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, पहला है शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच जो है एक आंदोलन छिड़ गया था, जिसे हम शीत युद्ध कह सकते हैं, या एक लड़ाई जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है दोनों देश एक दूसरे को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। भारत नहीं चाहता था कि इन दोनों देशों के बीच की प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाया जाए, इसलिए वह दोनों देशों के बीच किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। इसलिए जो है उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। दूसरा पॉइंट जो आता है वो है विश्व शांति की इच्छा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है आज़ादी के बाद जो है भारत जो है पूरे विश्व में शांति की स्थापना चाहता था। इस वजह से जो है वो गुट में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि बाकी जो देश थे, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा था और बाकी देश भी जो है एक दूसरे देशों में शामिल होकर जो है उस तनाव को और बढ़ाते जा रहे थे। भारत चाहता था कि दोनों देशों के बीच जो है मित्रता का वातावरण बना रहे। भारत ऐसे भी किसी भी गुट में शामिल होकर इस तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता था। तीसरा है सैनिक गुटों से पृथक होना। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सीटो नाटो वार्सा पैक्ट, सीटो नाटो और सेंटो जैसे सैनिक गुटबंदियां प्रारंभ हो गई थी जो अमेरिका ने की थी। वार्सा पैक्ट जैसी संधि जो है सोवियत संघ ने की थी, ताकि युद्ध के समय जो है ये दोनों देश एक दूसरे को घेर सके। भारत जो है इन दोनों देशों की सैनिक गुटबंदियों में फंसना नहीं चाहता था, अतः जो है उन्होंने एक पृथक नीति का पालन किया, जिसे हम गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जानते हैं। यदि भारत किसी गुट में शामिल हो जाता तो वह उनके दबाव में ही दबकर ही रह जाता, और उसकी वजह से क्या होता कि वो अपना समुचित विकास नहीं कर पाता। चौथा है मनोवैज्ञानिक विवशता। मनोवैज्ञानिक विवशता की एक मनोवैज्ञानिक विवशता भी थी। नवोदित राष्ट्रों के गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का दूसरा प्रमुख कारण एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विवशता थी। यह थी कि वे केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र ना हो, बल्कि बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व एवं प्रभाव से भी अपने आप को मुक्त महसूस कर सके। उन्होंने महसूस किया कि गुट निरपेक्षता में अपनी आस्था की घोषणा करके जब भी किसी विशिष्ट प्रश्न या स्थिति के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना पड़े या कार्यवाही करनी पड़ जाए, वहीं वे नीति और कार्यवाही की स्वतंत्रता को व्यवहारिक रूप से और दृढ़ता पूर्वक स्थापित करके अपनी स्वतंत्रता सबसे अच्छी तरह प्रमाणित कर सकते हैं। ठीक है, उसमें यह बताया गया कि मनोवैज्ञानिक विवशता से तात्पर्य कि वे अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र जो है चाह रहे थे। वो बिना किसी दबाव में आकर जब कभी किसी मसले पर जो है उन्हें अपने निर्णय देने हो, तो वो बिना किसी दबाव में निर्णय देकर जो है अपनी स्वतंत्रता को क्या कर सके, स्थापित कर सके, लोगों को बता सके कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो एक रीजन ये भी था कि वे गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाएं। पांचवा है भौगोलिक स्थिति। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सत्य ही कहा है कि भारत की विदेश नीति संसार में उनकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से निर्धारित होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भौगोलिक दृष्टि से तथा अन्य दृष्टिकोणों से भारत की अनोखी स्थिति है। भारत दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित है, या दक्षिण एशिया से संबंधित है, या पश्चिमी एशिया से संबंधित है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं। भारत इन सब के बीच में स्थित है। यदि आप भारत को मैप पे देखें तो आप पाएंगे कि एशिया महाद्वीप के सेंटर में जो है भारत की स्थिति है, और जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्ग हैं वो भारत के पास से होकर गुजरते हैं। अब ऐसी स्थिति में भारत किसी एक गुट में शामिल होता तो बाकी देशों के साथ जो है उनके संबंध क्या हो जाते, विच्छेद हो जाते। क्यों? क्योंकि यदि वो अमेरिका के साथ शामिल होता तो रूस वालों के साथ उनके संबंध खराब हो जाते, और जबकि भारत की स्थिति ऐसी है कि एक अच्छे व्यापारिक देश की स्थिति के रूप में है, क्योंकि सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, वायु मार्ग जो है भारत से होकर गुजरते हैं, जो सभी देशों के मध्य एक कड़ी के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार से जो है भारत के व्यापारिक संबंध जो है इसकी वजह से खराब होते हैं, और व्यापारिक संबंध खराब होना मतलब आर्थिक रूप से कमजोर होना। तो भारत ने इन सभी
भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी जो है गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। स्वतंत्र विदेश नीति की संचालन की अभिलाषा, मैंने पहले ही बताया था कि एक 1945 के बाद एक नववाद की शुरुआत हुई जिसे नव उपनिवेशवाद कहते हैं, कि देशों को तो स्वतंत्र कर दिया गया परंतु उन्हें आर्थिक सैनिक राजनीतिक सहायता देकर के जो है उन्हें अपना गुलाम बनाया जा रहा था। तब ऐसी स्थिति में वे अपनी विदेश नीति का पालन नहीं कर पाते, लेकिन भारत जो है अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना चाहता था, वो भी बिना किसी शक्तिशाली देशों के दबाव में आए हुए। अतः जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है दूसरे के हाथ की कठपुतली बनना नहीं चाहता था, कि देश तो भारत है परंतु चलाने वाला कोई और शासक देश हो, ऐसी स्थिति वो निर्मित नहीं होने देना चाहते थे। ठीक है बच्चों। आर्थिक कारक, गुट निरपेक्षता का एक अन्य आधार आर्थिक कारक है। सभी प्रायः गुट निरपेक्ष देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे और इनका बहुत अधिक जो है शोषण हुआ था, जिसका परिणाम ये था कि जब इन्हें आज़ादी मिली तो इनके पास जो है भूखमरी, आर्थिक रूप से कमजोरी, यही सब चीजें जो है इनके पास बची हुई थी, या सामान्य शब्दों में कहें कि आर्थिक रूप से बहुत अधिक कमजोर थे। इनका जीवन स्तर, रहन सहन भी नीचे था। अतः इनकी विदेश नीति का एक प्रमुख ध्येय जो था अपने त्वरित रूप में जो है अपना आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसके लिए ना तो उनके पास पूंजी थी और ना ही तकनीकी कौशल था। उन्होंने अपनी वैदेशिक अर्थनीतियों को जो है ऐसा मोड़ दिया कि उन्हें ये दो चीजें कोई शर्त रखे बगैर जहां से भी मिल सकती हो मिल जाए, क्योंकि उन्हें इनकी सख्त जरूरत थी। यहाँ भी उन्हें किसी भी गुट में सम्मिलित न होने का मार्ग अच्छा लगा। मैंने पहले भी समझाया है कि यदि भारत सिर्फ अमेरिकी गुट में शामिल होता तो उनको रूस के साथ जो भी देश थे उनके साथ उनके संबंधों से अलग होना पड़ता, जिसकी वजह से उनसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती। सेम स्थिति यदि वो रूस की तरफ शामिल होते तो अमेरिकी गुट से उनको सहायता नहीं मिलती। लेकिन जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ये स्थिति क्या थी, ये आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति थी और वे अपना त्वरित विकास करना चाहते थे। इसके लिए ना तो इनके पास पूंजी थी और ना ही इनके पास जो है कोई टेक्नोलॉजी थी, परंतु इनको दोनों की आवश्यकता थी। अब ऐसी स्थिति में इनको जहां से ये मिल जाए ऐसी स्थिति थी, तो इसके लिए जो है इन्होंने अलग होने का मार्ग अपनाया ताकि दोनों देशों से इनको सहयोग और सहायता मिलती रहे। तो एक रीजन गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया जाने का ये भी था। 8वां है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गतिरोध को दूर करने तथा अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को उन्नत करने की भारत की इच्छा। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गतिरोध है या रुकावट है उसको समाप्त करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक छवि बनाना। श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यह भली भांति जानते थे कि जब संसार दो गुटों में बढ़ चुका है तो प्रत्येक गुट किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न को अपने ही दृष्टिकोण से देखेगा। यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला जाता है तो दोनों गुट जो है अपने अपने स्तर पर जो है उसे अपने तरीके से देखते, कि उसमें देखते कि भाई इसमें अगले देश का फायदा तो नहीं है, अपने ही हित में उसको हल करना चाहेगा। ऐसी परिस्थिति में दोनों गुटों में समय समय पर गतिरोध होना स्वाभाविक ही है। दोनों में से ही किसी भी गुट की गलत धारणा नहीं बनी रहनी चाहिए कि भारत को उस गुट के लिए समर्थन अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। नेहरू जी कहते थे कि भारत को प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न तथा घटना के औचित्य पर पूर्ण रूप से विचार करके राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपना निष्पक्ष निर्णय देना चाहिए और दोनों गुटों के मतभेद को बढ़ाने की बजाय उनको दूर करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि जब पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ है तो जब कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न आएगा तो उसका प्रभाव क्या होगा? उसका प्रभाव ये होगा कि दोनों देश जो है वो उसको इस दृष्टि से देखेंगे कि किसी दूसरे देश को इसका फायदा तो नहीं मिल रहा है। भारत जो है इस प्रश्न को जो है इस प्रकार से तय करना चाह रहा था कि जो वास्तविक स्थिति है उस प्रश्न की वास्तविक हल है उस हल को निकालना और दोनों देशों के बीच किसी बात को लेकर हो रही कटुता को बढ़ाने के बजाय उसे समाप्त करना और अपनी स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना या अपनी उपस्थिति दर्शाना। नैतिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो दोनों गुटों में कोई ना कोई कमी अवश्य दिखाई देती है। दोनों ही शस्त्रों की होड़ में लगे हुए हैं, दोनों ही निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, दोनों ही गुट विस्तारवादी नीति में
विश्वास रखते हैं। कई वर्ष पूर्व रूस ने हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और कुछ वर्ष पूर्व पोलैंड में सैनिक हस्तक्षेप किया और लाओस में अपनी सेनाएं साम्यवादी सेनाओं का मुकाबला करने के लिए भेजी। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने जहां अपना प्रभाव मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया में विस्तार करने के लिए इजराइल को प्रोत्साहन दिया, वहीं रूस ने इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को विस्तार करने के लिए मिस्र को हर तरह की नैतिक तथा सैनिक सहायता और असैनिक सहायता दी। भारत नैतिक दृष्टिकोण से गुटनिरपेक्ष की नीति को जो है उचित समझा। ठीक है, इसमें बताया गया कि एक नैतिक कारण भी था कि दोनों देश जो है अपना सारा धन जो है सैनिक शक्ति में, शस्त्रों के निर्माण में कर रहे थे। साथ ही उनकी नीति विस्तारवादी थी, वो अपने गुट में सभी देशों को शामिल करके जो है अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि वे दोनों देश एक दूसरे को घेरने का प्रयास कर रहे थे, ताकि जब युद्ध की स्थिति हो तो उसे हम चारों तरफ से घेर सकें और उसे हरा सकें। एक और बात आती है कि कई बार बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि गुटनिरपेक्षता की नीति जो है कायरता है, परंतु गुटनिरपेक्षता की नीति कायरता नहीं है। कैसे? गुटनिरपेक्षता की नीति का अर्थ कायरता नहीं है, अपितु एक प्रकार से स्वतंत्र तथा निष्पक्ष नीति है जो भारत के अद्वितीय साहस तथा शक्ति पर निर्भर है। इस अद्वितीय साहस का परिचय भारत ने अनेक बार दिया है। जब 1956 ईस्वी में इजराइल, ब्रिटेन तथा फ्रांस की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया, तो उस समय भारत ने इन देशों की तीव्र आलोचना की। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन से भारत का अधिकतम व्यापार होता है और भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ठीक है, यहाँ पर यह कहना कि गुटनिरपेक्षता की नीति जो है कायरता है, कि वो युद्ध से डरते हैं, बिल्कुल भी गलत है। गुटनिरपेक्षता की नीति तो भारत के अदम्य साहस पर निर्भर करती है और भारत ने कई बार अपने इस साहस का परिचय भी दिया है। एग्जाम्पल दिया गया है 1956 में, जब इजराइल, ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस की संयुक्त सेनाओं ने मिस्र पर आक्रमण किया, तब भारत ने जो है इस युद्ध की कड़ी आलोचना की, परंतु यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि भारत का उस समय ग्रेट ब्रिटेन से अधिकतम व्यापार होता था तथा भारत जो है उस समय राष्ट्रमंडल का सदस्य भी था। उन्होंने बिल्कुल भी अपने व्यापारिक संबंधों की परवाह किए बिना जो गलत था उसके बारे में उन्होंने कहा। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन से भारत का अधिकतम व्यापार होता था, उसके बाद भी इजराइल ने जब अरब देशों पर आक्रमण किया तो भारत ने भी उसकी निंदा की। इस तरह जब रूस ने हंगरी तथा चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया तो भारत ने रूस की तीव्र निंदा की। हालांकि रूस ने कश्मीर के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करके भारत की कई बार सहायता की थी। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया पर जब रूस ने आक्रमण किया तब भी भारत ने जो है उसका कड़ा विरोध किया और कहा कि जो आपके द्वारा किया जा रहा है वो गलत कार्य है, अपनी सेनाओं को तुरंत वापस बुलाइए। जबकि कश्मीर समस्या पर और ऐसा कहा जाता है कि भारत और रूस का जो है अभिन्न संबंध है, बहुत मित्रता वाला संबंध है, उसके बाद भी जो है उन्होंने जो है रूस के खिलाफ जाकर, खिलाफ भी नहीं कहेंगे, रूस के द्वारा की गई कार्यवाही जो गलत थी उसके बारे में उन्होंने आवाज उठाई और इस प्रकार उन्होंने जताया कि गुटनिरपेक्षता की नीति जो है कायरता नहीं है और उन्होंने हर बार मौका पड़ने पर अपने साहस का परिचय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया। तो ये था बच्चों कि हमारा जो है भारत का गुटनिरपेक्षता की नीति का अपनाए जाने का कारण। आगे जो है हम लोग जो है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का महत्व पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।